हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का जो कि 10/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल सेट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव महर्षि। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। यह 2017 का करंट है। आप लोगों को नया करंट को तैयार करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4:37 दोपहर के बाद समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा? तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला होता है 30 एच होता है घंटा माइनस 11/2 एम का मान होता है मिनट और एच का मान होता है घंटा। तो गुणा करेंगे 30 से 4 का, क्योंकि 4 बजे हैं, माइनस 11/2 और 37 का गुणा करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 83.5 डिग्री, यानी इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पहले कह रहा है परीक्षा, जिस प्रकार सफलता से संबंधित है उसी प्रकार मैच किससे संबंधित होगा? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है प्रयास, दूसरा ऑप्शन है तैयारी, तीसरा ऑप्शन है विजय और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। तो इसका जो उत्तर होगा, जब हम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार हम मैच में विजयी प्राप्त कर लेते हैं, यानी विक्टोरी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है? तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले है 5:4 और 3 वर्ष बाद हो जाएगा 11:9। तो इसका अंतर हो जाएगा 2 और इसका अंतर हो जाएगा 1। तो हम दो से ऊपर वाले में गुणा करेंगे, यानी इसमें गुणा करेंगे, और 1 से हम नीचे वाले में गुणा करेंगे। तो 2 से ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 2 चौक 8, और 1 से जब 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 11 और 9 में करेंगे आएगा 9। इसका जो अनुपात है वह 1, और लेकिन जो अनुपात दिया गया है वह 3 वर्ष दिया गया। तो 1:3। तो हमसे पूछा गया है सतीश की वर्तमान आयु। सतीश का जो अनुपात है वह 8 है। तो 8 में हम 3 का गुणा करेंगे आएगा 24। यही उनकी वर्तमान आयु है। तो सतीश की वर्तमान आयु 24 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजन गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 एम, उसके बाद वी स्क्वायर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 1/2 द्रव्यमान जो कि दिया है 0.5, उसके बाद जो स्पीड दिया गया वह 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दिया है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम, 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1/2 गुणे 0.5 और गुणे 16। जब हम 2 से इसे काटेंगे 8 बार, 8 से 0.5 में गुणा करेंगे आएगा 4 जूल, क्योंकि एक अंक पे दशमलव होगा, ऐसे 40 करेंगे, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे आएगा 4 जूल। ऑप्शन नंबर जो 3 है 4 जूल, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृतियों के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो आप देख लीजिए ये फिगर दिखाई गया है और ये आपको 4 ऑप्शन दिखाया गया है। एक नीचे हो नहीं दिखाई दे रहा है, इन्हीं 3 में से एक उत्तर है। जिस प्रकार यह फिगर बना है इस कोने पर वह मुड़कर इस कोने पर इस प्रकार हो गया। उसी प्रकार जो ये फिगर बना है उसे हम जब मोड़ेंगे तो फिगर इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा फिर ऐसे बनेगा। जिस प्रकार से यह मुड़ा है उसी प्रकार से यह भी मुड़ेगा, ऐसे ही फिगर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो विभवांतर संभावित अंतर भी स्थिर रहता है। तो फार्मूला होता है V बराबर IR। अगर हम I लिखेंगे तो हो जाएगा V/R। उसके बाद यह कह रहा है कि जो संभावित भी है यह स्थिर रहता है। तो जब हम I का मान बढ़ाएंगे यानी धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये हमसे पूछा है कि पहला ऑप्शन है प्रतिरोध बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन विभवांतर घटता है, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है और चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध कम हो जाता है। तो जो अब हम I बराबर V/R, जब हम I को बढ़ाएंगे यानी धारा जब हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो इसमें कितने परमाणु अणु है, तो 3 अणु है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रजा रामज्य पार्टी। यही उनके पार्टी का नाम था जो बाद में कांग्रेस में विलय हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न को हल करें। ये जो समीकरण दिया गया है इसे हमें हल करना है। तो पहले हम इससे और इसके बीच में करेंगे, क्योंकि यह मझला कोष्ठक है। तो -2 का -8 में गुणा करेंगे, तो -2 गुणे -8, जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा +16, और यहाँ है माइनस, तो हम +16 कोष्ठक में है, उसके पहले माइनस का चिन्ह है, -19 यह कोष्ठक में है। जब 19 में से हम 16 को घटाएंगे तो आएगा 3, वो भी प्लस में आएगी क्योंकि 19 का मान बड़ा है और यह प्लस में, तो आएगा 3 का गुणा करेंगे -4 में तो आ जाएगा -12, जो कि इसका सही उत्तर है। -12 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है -12, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यह 21 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441। 441 21 का वर्ग है, तो यही एक पूर्ण वर्ग है 441, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ऐसे आप सभी लोगों को 1 से लेकर 30 तक वर्ग और 1 से लेकर 20 तक घन ज्ञात के लिए कर लीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक वर्ग और 1 से लेकर 20 तक घन हमेशा याद रहेगा, तो आप प्रश्न को जल्द से जल्द हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। ये जो श्रेणी दिया गया है इसमें हमें गलत अंक का पहचान करना है। आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 72, दूसरा ऑप्शन है 56 और तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन 32। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह है
2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 जोड़ेंगे आएगा 6। उसी प्रकार यह है 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, उसमें 3 जोड़ेंगे आएगा 12। उसी प्रकार ये करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16, उसमें 4 जोड़ेंगे 20। उसी प्रकार इसे हम हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए, यानी 30 आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें 5 जोड़ेंगे 30 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 30 नहीं, यहाँ 32 है। इसीलिए यही वाली संख्या जो है वह गड़बड़ है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है यही श्रृंखला में गलत है। उसी प्रकार अगर हम 42 को देखेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, उसमें 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 42, ये सही। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, उसमें 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 56। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर करेंगे 64, उसमें 8 जोड़ेंगे आएगा 72। इसी प्रकार यह भी होना चाहिए, लेकिन यह नहीं है, इसीलिए यही संख्या गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है दिए गए गंतव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। वक्तव्य दिया गया है, रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई। तो मान्यता है पहला कि लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। तो यह तो सही है, क्योंकि पसंद करते हैं, वो वृद्धि हो जाने पर भी लोग पसंद करेंगे। तो ये पहला मान्यता तो सही है, लेकिन दूसरा मान्यता कह रहा है परिवहन में अन्य साधन भी किराया में वृद्धि करवा सकते हैं। तो इसका तो पता नहीं, क्योंकि करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, और यह कर्तव्य में दिया गया नहीं है, यानी जो दूसरा मान्यता है वह गलत है। तो इसमें केवल एक ही मान्यता निहित है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 में है केवल एक मान्यता निहित है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये बचत करता है तो मासिक आय कितनी है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए उसकी मासिक आय x रुपये है, तो इसमें 15% अगर घर के किराए पर खर्च करता है तो 85% बचता है, 85% बटे 100। 60% अगर वह घरेलू खर्च पे करता है तो 40% बचता है, तो 40 बटे 100। और बचाता कितना है, तो 2210 रुपये। हम x का मान अगर निकालना चाहें तो लिखेंगे 2210 गुणे ये दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, यानी 4 शून्य ऊपर हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे 85 गुणे 40। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6500। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6500, यानी 6500 इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खाली जगह दिया गया है, कह रहा है कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है यह बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 दशमलव का गुणनफल इतना दिया गया है, उनमें से एक दशमलव संख्या 1.6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या में x मान ले रहे हैं, उसमें एक संख्या दिया गया है 1.6 और दोनों का गुणनफल दिया गया है 0.768। हम x का मान अगर निकालेंगे तो लिखेंगे 0.6768 बटे 1.6। जब इसे काटेंगे तो आ जाएगा 0.48,
0.48 इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिखाया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 पाई/3 रेडियन यह चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। ये जो 4 आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा चिन्ह भिन्न है वही हमें पता लगाना है। तो आप ये देख लीजिए, ये भी चिन्ह, ये भी। तो जो ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, यह अल्फ़ाबेट है, यह कोई प्रतीक नहीं है, यानी यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिखाया गया है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह के जरिए दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। यह दिखाया गया है श्रेणी। पहले लिखा गया है ए, उसके बाद BC लिखा गया है, उसके बाद DEF लिखा गया है, उसके बाद GHIJ लिखा गया, उसके बाद लिखा जाएगा KLMNO, यही लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में ऋण समावेश क्रेडिट इन्फ्लूएंजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा SBI। ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होता? जब हम साइकिल से सवारी करते हैं तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो है वो पहले है गतिज ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा। जब हम साइकिल को चलाएंगे तो साइकिल जब चलाएंगे तो इसमें गति भी रहेगा, और जब गति रहेगा तो हमें पेशी ऊर्जा जब हम यूज करेंगे तो हमें ऊष्मा का भी महसूस होगा, यानी गतिज ऊर्जा भी होगा, ऊष्मीय ऊर्जा भी होगा और यांत्रिक ऊर्जा भी होगा। लेकिन साइकिल चलाने पर कोई भी केमिकल ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा हमें नहीं महसूस होता, यही इसका सही उत्तर है। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है रासायनिक ऊर्जा, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक विलयन का pH मान 3 है, जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो यह 1000 गुना कम हो जाती है, क्योंकि जो H3 है यह ज़्यादा अम्लीय है, और 6 क्योंकि जो 7 होता है या न्यूट्रल होता है, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 1। तो हम 7 से जिस पर इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, तो इसका जो 3 का अम्लीय होगा यह बहुत ज़्यादा होगा और 6 का अम्लीयता कम होगा। इसी प्रकार कह रहा है जब 3 से हम 6 पे जाएंगे तो अम्लीयता 1000 गुना कम हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर C में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? तो जो शहर C है इसमें टोटल 150 व्यक्ति हैं, और इसमें जो शिक्षित है यानी लिटरेचर वो 50 हैं, 50 लोग शिक्षित हैं, और हमें परसेंटेज निकालना है। जब हम इससे काटेंगे तो 3 बार, और 100 को 3 से काटेंगे तो आया जाएगा 33.33। यही सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका, वही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कम लागत वाली एयरलाइंस स्पाइस जेट के संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो ये पुराना करंट है, इसे इसका उत्तर हो जाएगा अजय सिंह।
लेकिन आप लोगों को नए करंट को याद करना होगा। अगला प्रश्न है, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्ण धाराओं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति दिया गया है, यक्स वाई को सलाह देता है यदि वह प्रबंधक की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए। तो पूर्ण धाराएं पहला है कि IIM उत्तम प्रबंधक शिक्षा प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि वह अच्छा यानी उत्तम शिक्षा प्रदान करेगा तभी तो यह वाई सलाह देगा यक्स को कि आप वहाँ एडमिशन कराइए, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। यानी पहला पूर्ण धारा सही है। दूसरा, वह सलाह सुनता है, यक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है, यह भी सही है, क्योंकि वह सलाह सुनता है तभी तो वह यक्स को वाई सलाह दे रहा है। यानी दोनों पूर्ण धाराएं इसके सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है, 1 और 2 दोनों पूर्ण धाराएं अंतर्निहित है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। तो इसे आप लोग हल करके पहले हम बता रहे हैं, इसे आप पहले ध्यान से देखिए। जब भी कोई प्रकाश एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में जाती है, जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से यानी जो खाली जगह वहाँ से जब कोई सघन माध्यम से जाता है तो वह अभिलंब की ओर हल्का से झुक जाती है, यानी वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाती है, यानी यह कोई सघन माध्यम है, जब इससे प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से थोड़ा दूर जाती है, यही इसका नियम है। अगर आप लोगों को याद नहीं होता तो ऐसे याद कीजिए, कोई अगर सघन माध्यम है, मान लो आप कोई व्यक्ति जो ट्रेन है और ट्रेन में बैठा है और बहुत भीड़ भाड़ है, तो वहाँ वह ऐसे चुंगरा हुआ रहेगा, मतलब एकदम सिकुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन से बाहर जाएगा तो वह एकदम टाइट होके यानी खुल कर जाएगा। तो यही प्रकाश का भी नियम है कि जब सघन माध्यम में रहेगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यानी अब कर कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी वह सट जाएगा। लेकिन जैसे वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हो जाएगा। इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि अभिलंब से वह दूर हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो कॉट थीटा का मान, ऐसे तो इसका मान हम बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेकिन आप लोग इसे हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखिए कि यह 0.75 कैसे आया। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। आप लोग को नए जो 2024 में ओलंपिक खेल कूद हुआ था, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे IPL हो, वो लोग करंट ज़्यादा याद कर लीजिए, वही करंट पूछेगा। अगला प्रश्न है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8, क्योंकि जितने भी अक्रिय गैस हैं उसके वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक अस्थाई तत्व होता है, और अस्थाई तत्व नोबल गैस भी है। तो हीलियम में, क्योंकि हीलियम का जो मान है वह 2 है, उसकी परमाणु क्रमांक जो होगा वह 2 होगा, तो उसके वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सभी
के आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यह अस्थायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुष्का शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। जिस प्रकार दिया गया है पीपुल पर्सन से, उसी प्रकार जो यह ऑप्शन नंबर 1 है फंगस फंजी से संबंधित है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। तो कह रहा है प्राकृतिक संख्या ABCDE में विषम संख्या कौन सी है? तो वक्तव्य दिया गया है कि ABCDE एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इससे भी इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता। और B अभाज्य संख्या है, यानी इससे भी उत्तर नहीं निकाला जा सकता, यानी न तो 1 से न तो 2, दोनों से उत्तर नहीं निकाला जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो 1 पर्याप्त है न तो 2, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। पूरे शटल कॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 80 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं की ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते लेकिन दाहिनी ओर संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो बताते हैं। कह रहा है कि अपने बाईं ओर संख्या से विभाज्य नहीं होते लेकिन दाहिनी ओर से पूर्ण संख्या विभाजित, तो जो यह दिया गया है 88, केवल यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि 88 इसके पहले 5 दिया गया है, इससे तो नहीं विभाजित होता लेकिन 8 से विभाजित हो जाए। बाकी इधर जितनी संख्याएं हैं वो अपने बाईं ओर की संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हम 8 देखेंगे तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, ये वाला 8 इस वाले 8 से विभाजित हो जाएगा, ये वाला 8 इस वाले 8 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमसे प्रश्न में कहा गया है कि विभाजित नहीं होने चाहिए, यानी बाईं वाली जो संख्या है उससे नहीं विभाजित होनी चाहिए लेकिन दाहिनी वाली संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो जो यह 5 8 8 है यह अपने दाहिनी ओर से 8 से विभाजित हो जाएगा लेकिन 5 से नहीं होगा। यही इसका सही उत्तर है, यानी केवल एक ही ऐसी संख्या है। ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें 1 दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 है। 370 में बेचने पर वस्तु पर कितने % की हानि होगी? कोई भी वस्तु होगा वह अपने आप में 100% होगा, लेकिन उसमें कह रहा है कि 10% के लाभ जोड़ दिया जाए तो वह 440 का हो जाता है, यानी 110 बराबर 440। तो कोई भी वस्तु होता है वो 100% होता है, तो 100% का दाम हम निकालेंगे 440 बटे 110 गुणे 100। जब इससे हम हल करेंगे आ जाएगा 400, क्योंकि इससे काटेंगे हम 4 बार और 4 से गुणा करेंगे 100 में आ जाएगा 400। वस्तु का मूल्य 400 है लेकिन हम उसे 370 में बेचेंगे तो 30% की हानि 30 रुपये की हानि होगी। किस पर हानि होगी? तो 400 पे हानि होगी। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये दोनों जीरो से कट गया। जब 4 से 30 को काटेंगे तो आ जाएगा 4 सत्ते 28 बचा 2, दशमलव लिख के 0 बढ़ाएंगे, 4 पचे 20, यानी 7.5% की हानि होगी।
ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है 7.5 इसका सही उत्तर है, यानी 7.5% की हानि होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका खेल था, तो उनका खेल भाला फेंकना था, जेवलिंग थ्रो उनका खेल था। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन से निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। ये जो दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 337 जो दिया गया है, यहाँ भाग का निशान दिया गया है। आप लोग देखिए, ये जो भाग का निशान दिया है, यानी इससे अगर हम इसे काटेंगे तो 3 बार काटेंगे। 3 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसे जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 5 2 7 और 4 2 6, 3 1 4। उसमें से 3 घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो आ जाएगा 464। यही इसका सही उत्तर है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा वह 464 आएगा। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 2 है 464, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, व्यवस्थित वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति में रहने के लिए प्रवृत्ति करता है वह कहलाता है। यानी इस प्रश्न का अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह कहना चाहता है कि कोई भी वस्तु या तो वह गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, या फिर वह स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। यही प्रश्न का कहने का तात्पर्य है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी वह कौन सी चीज़ है जो कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, अगर वह स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। तो इसे हम जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि जड़त्व का परिभाषा ही होता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर में है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उसी प्रकार जो ये बल की परिभाषा है, ऐसे तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जड़त्व। लेकिन बल की परिभाषा है कि किसी वस्तु के गति परिवर्तन की चेष्टा करता है, यानी किसी वस्तु में गति की परिवर्तन की जो चेष्टा करता है वह बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु को गति प्रदान करने की जो चेष्टा है वही बल होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। मान लीजिए यहाँ से व्यक्ति चलना शुरू किया। आप जानते हैं इधर ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पूर्व, इधर होता है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम। तो यहाँ से हम मान लीजिए वह पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है वह दाईं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, यानी दाईं मुड़ा। अगर इधर से चलेगा तो दाईं उसके इधर होगी। पहले 10 किलोमीटर चला, उसके बाद 8 किलोमीटर चला, उसके बाद कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में। उसका यहाँ जो स्थित था वह प्रारंभिक था, अब यहाँ पहुँच गया है। अगर हम इस प्रकार देखेंगे तो इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है, यानी वह दक्षिण और पूर्व के बीच में है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, दक्षिण और पूर्व, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है
कि निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। कथन है, गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और न तो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। तो निष्कर्ष पहला, सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। यानी ये तो निष्कर्ष गलत है क्योंकि इसमें कहा ही नहीं गया है कि नेताओं को बदल दिया जाए। दूसरा है, सभी नेताओं को गरीबी रेखा में जीने के लिए कहा जाना चाहिए। ऐसा भी इसमें प्रश्न में नहीं कहा गया, यानी दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ऐसे तो इसे कहना चाहिए कि राजनेता को गरीब बना दिया जाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर होगा। ऐसे तो ये जो प्रश्न कह रहा है इसका दोनों निष्कर्ष गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है न तो 2, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आप लोग को यह भी प्रश्न पूछा जाता है, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें यही नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि वह ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीकरण कर लेता है तो वह गंध देने लगेगा, यानी वह खराब हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी गैस मिलने पर खराब हो जाता है भोजन, यानी भोजन खराब हो जाता है यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन है। लेकिन इसमें कह रहा है उसे रोकने के लिए, इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इसका हो जाएगा सुदित्रा दास। ऑप्शन नंबर जो 2 है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 0.16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या में x मान ले रहे और एक संख्या दिया गया 1.6 और गुणनफल दिया गया 0.432। जब हम x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 0.432 बटे 1.6। जब इसे काटेंगे तो आएगा 0.27, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चिन्ह का चयन करें, नीचे विकल्प में से करें। तो यह फिगर दिखाया गया है। फिगर में दिखाया गया है जिस प्रकार से यह बना है, पहले प्लस का चिन्ह है, उसके बाद इस प्रकार चिन्ह है, इसके बाद वही यह बना है फिगर दूसरे ब्लॉक में, और तीसरे ब्लॉक में कैसे बनेगा यही हमें ज्ञात करना। यानी पहले इस प्रकार बना है, फिर इस प्रकार बना है, उसके बाद फिर सीधा बन गया है और यहाँ ऐसे गोला भरा हुआ है। उसी प्रकार आप दूसरे में देखेंगे, पहले इस प्रकार से फिगर बना है, उसके बाद भी इस प्रकार से बना है, लेकिन बीच में ऐसे निशान बन गया है, फिर यह बीच वाला निशान हट गया है, सीधा सीधा बना है। एक मिनट, सीधा सीधा बना है और यहाँ बिंदु का चिन्ह यानी गोले का चिन्ह है। उस प्रकार हम चौथे में भी बनाएंगे, तो चौथे में इस प्रकार से बना हुआ है, उसके बाद दूसरे में भी बना हुआ है, लेकिन ऐसे फिगर बन गया। तो हम जो चौथा बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ और यहाँ ऐसे गोले बना देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। यही इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बी देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है बी, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि दिए गए शब्द के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। ये जो दिया गया है, पहले लिखा गया है प्राचीन, उसके बाद पुराना, फिर बेडशीट, उसके बाद खाली जगह दिया गया है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। जो ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है बर्थ, दूसरा ऑप्शन है रजाई, तीसरा ऑप्शन है तकिया और चौथा ऑप्शन है सोफा। जिस प्रकार प्राचीन को हम पुराना कहते हैं, उसी प्रकार बेड शीट यानी जो बिछाने की सामग्री है उसे रजाई कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। यह प्रश्न 2022 में ग्रुप डी में भी पूछा गया था कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है? तो जो यह दिया गया है कि मलेशिया में रेलगाड़ी समय पर चलती है। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? पहला कथन है श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुंच गए थे। दूसरा है सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात को 12 बजे है। तो जब यह दोनों मिला लेंगे तो उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि रेलगाड़ी समय पर चलती है और श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी। तो वह सुबह तो 10 बजे पहुंच गए थे, जब पहली ट्रेन 11 बजे चली है, दूसरी 12 बजे रात को आएगी, यानी फिक्स समय पे आएगी। क्योंकि यहाँ प्रश्न कहा गया है कि समय पर चलती हैं, यानी दोनों को अगर हम मिला देंगे तो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दोनों कथन 1-2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए गए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह है। तो आप लोग पहले यहाँ से देखते हैं फिगर थोड़ा बड़ा करके। तो हम इस फिगर को अगर बनाएंगे, 3-3 समूह बनाना है, तो यह देखिए जो पहला है यानी यह एक वर्ग के अंतर त्रिभुज है। और ये ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो एक षष्ठभुज यानी अष्टभुज के अंदर वृत्त है। और ऑप्शन नंबर 9 यानी एक गोले के अंदर त्रिभुज है। तो 1, 3 और 9 यह कुछ न कुछ अगर देखेंगे तो 1, 3 और 9 यानी एक फिगर के अंदर एक फिगर आया हो। तो पहला तो समूह यह बन जाएगा और दूसरा समूह देखेंगे तो इस प्रकार के समूह बने गए हैं, यानी 4, 7 और 8। 4, 7 और 8 अगर यह दूसरा समूह बनेगा यह, क्योंकि एक फिगर के साथ दूसरा फिगर जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार 7 में देखेंगे एक फिगर के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार 8 को देखेंगे तो एक फिगर दूसरे फिगर के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद यह बनाएंगे 2 के बाद 5, उसके बाद 6, यानी इस प्रकार से बना हुआ है। किसी भी फिगर के अंदर इस प्रकार से फिगर बने हुए हैं। तो यह तीसरा समूह हो जाएगा। पहला समूह 1, 3, 9, दूसरा समूह 4, 7, 8 और तीसरा समूह 2, 5, 6, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 देखेंगे यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रे में कलिकां पैदा होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। इसको आप लोग याद करके रखें, क्योंकि यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रे में कलियां पैदा होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संकुचित श्रृंखली
को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। तो जैसे यह कोई श्रृंखली है, 1 मिनट, यह कोई श्रृंखली है, जब इसे हम कह रहा है संकुचित करके, यानी इसी प्रकार से अगर हम संकुचित कर देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। जब इसे हम छोड़ेंगे तो यह फैलेगा, यानी इस प्रकार से फैलेगा तो काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा, यानी यह पहले इस प्रकार से सटा हुआ रहेगा, इस प्रकार से सटा हुआ रहेगा, छोड़ेंगे तो यह गति में जाएगा, यानी जो पहले तो यह स्थितिज ऊर्जा में रहेगा इस प्रकार, जब छोड़ेंगे तो यह इस प्रकार होगा, यानी कुछ तो गति होगा। यानी यही कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगा वह कुछ गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होगा, क्योंकि पहले वह संकुचित रहेगा यानी इस प्रकार रहेगा, फिर जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से गति करेगा, यानी कुछ फैलेगा। तो यही प्रश्न कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होगी, तो गतिज ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। तो एन हो गया, यानी एल्केन। तो एल्केन का फार्मूला होता है, एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यह एल्केन का फार्मूला है। और हमें प्रोपेन कह रहा है, यानी पहला होता है मेथ, उसके बाद एथ होता है, उसके बाद प्रोप होता है, यानी प्रोप में 3 कार्बन होंगे, यानी C3, फिर H, 3 का इसमें गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 6, फिर 2 जोड़ेंगे 8, यानी इसका जो सूत्र है C3H8। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो इसका सही उत्तर है। यह भी फार्मूला भी याद कर लीजिए, CnH2n+2। यह फार्मूला भी पूछा जाता है कि एल्केन का जो फार्मूला है वो क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यह फिगर दिखाई दे रहा है और प्रश्न है प्रति वर्ष वार्षिक वेतन वर्ष 2001 से 2006 के दौरान कितना है। तो वर्ष हमें ज्ञात करना है 2001 से 2006 तक कितना है, और वेतन ज्ञात करना है, वेतन यानी सैलरी। तो हम अगर इसे ज्ञात करेंगे तो यह सैलरी दिया गया है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। ये पूरी सैलरी दी गई है इसमें। तो हम इसे जोड़ेंगे तो पहले आएगा 0, उसके बाद जोड़ेंगे फिर आएगा 0, उसके बाद जोड़ेंगे तो 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 6, 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 6 से लगा 1, उसके बाद 5, 5, 10, 10, 4, 14, 14, 3, 17, 17, 2, 19, 1, 20 और 1, 21। ये पूरा योग है। हमें औसत निकालना है, तो औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी हमें एवरेज निकालना है। तो पदों का योग इतना है, उसके बाद संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब इसे हम भाग देंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 साग 36, यानी 3600 जो होगा वह औसत वेतन होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो पहला है यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि 5/6 से कम है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे जितना अधिक है, यानी 4/7 से अगर हम x घटा देंगे, मान लीजिए x जितना अधिक है तो उतना घटा दे रहे हैं, उतना ही हो जाएगा, x से कम हो जाएगा यानी 5/6। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे इस माइनस को, जो x माइनस 5/6 इसे इस पार ले जाएंगे और इस x को इस पार ले जाएंगे। तो लिखेंगे 4/7 प्लस 5/6 बराबर 2x।
जब x इस प्रकार माइनस है बराबर के इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x में x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x, तो हम एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 42 और इससे इसमें गुणा करेंगे 6 बार, भाग देंगे 42 में, जाएगा 6 बार, 6 का इसमें गुणा करेंगे, लिखेंगे आ जाएगा 24। उसी प्रकार प्लस, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, 7 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 7 बार, 6 से भाग देंगे 42 में 7 आ जाएगा, 7 से 5 में गुणा करेंगे आएगा 35। इसे हम जो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 4 9 और 3 2 5 और बटे हो जाएगा 42 और बराबर 2x। 2 का इस पार गुणा है, जब नीचे आ जाएगा बराबर की इस पार ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी 2 यहाँ से हटा के यहाँ लिखेंगे तो 59 बटे हो जाएगा 84। 2 का इसमें 42 में गुणा करेंगे आएगा 84, यानी 59 बटे 84 जो इसका होगा वो उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई गया है 59 बटे 84 यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडप। अंडप जो होता है वह फूल के केंद्र में मौजूद होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये फिगर दिखाई दे रहा है और इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्याओं को जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। आप इसे फिगर बड़ा करके देखिए, खिलाड़ियों को दर्शा रहा है लेकिन अनुशासित नहीं, यानी डिसिप्लिन में नहीं रहने चाहिए, यानी ये जो है वो डिसिप्लिन है। और एथलीट जो ये वृत्त है वह एथलीट है, यानी खिलाड़ियों को दर्शाना चाहिए लेकिन अनुशासित यानी डिसिप्लिन में नहीं रहने चाहिए। फिगर और बड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं, यानी इस वृत्त में रहने चाहिए लेकिन जो ये आयत है यानी डिसिप्लिन है इसमें नहीं रहना चाहिए। तो जोड़ेंगे, ये जो है 5 वह बाहर है, 4 उसके बाद 7, इसे जोड़ेंगे आएगा 16, 5 4 9 7 16। ये जो 16 है ये तो एथलीट है यानी खिलाड़ी हैं लेकिन इस डिसिप्लिन के अंदर नहीं आ रही, और यही हमसे प्रश्न में पूछा भी गया है। तो जो इसका उत्तर होगा वो 16 होगा। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 3 है 16 यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, यदि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर x बराबर 5 दिया गया है तो हमसे पूछ रहा है जो थीटा का मान है 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए x का मान और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और x का मान क्या होगा? तो हम अगर x का मान इन चारों ऑप्शन में रखेंगे तो हम पहले रखते हैं tan 60 का मतलब x का मान रखेंगे 60 डिग्री, तो लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हमें लाना है 5, तो लिखेंगे 2, और सेक 60 का मान होता है, सेक स्क्वायर 60 रखेंगे माइनस tan स्क्वायर 60 रखेंगे, तो सेक स्क्वायर 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, और tan 60 का मान होता है √3, उसे √ से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3। जब 2 से हम 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 8, 8 में से हम 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और जो 5 दिया गया है कि इतना बराबर 5 होगा, यानी जो x का मान होगा वह 60 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हम उठाए थे वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 60 डिग्री इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है कि दो भिन्न का योग 5/6 है। उनमें से एक संख्या 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी है? तो हम मान ले रहे हैं दूसरी भिन्न x है। उसमें हम पहली वाली मतलब एक जो भिन्न है 3/4 इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5/6। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x बराबर 5/6। बराबर को इस पार मतलब 3/4 जो इस पार प्लस है, बराबर के उस पार ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी -3/4। एलसीएम लेंगे 12। जब इसमें भाग देंगे 6 का तो आ जाएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 10, -4 का इसमें भाग देंगे 3 बार, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 में आ जाएगा 9। तो जब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1/12 आएगा और x का मान 1/12 है, क्योंकि x बराबर 1/12 यही इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 यही इसका सही उत्तर है, 1/12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कार्बन की परमाणुविक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये याद करके रखिए, क्योंकि 1 मोल जो होता है वो चाहे कार्बन का हो, चाहे 1 मोल हाइड्रोजन का हो, चाहे 1 मोल नाइट्रोजन का हो, सभी का 1 मोल बराबर होता है। चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे क्लोरीन का हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे किसी भी तत्व का हो, 1 मोल सभी का बराबर होता है। और यही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो आप लोग अगर चारों ऑप्शन को देखेंगे, पहला ऑप्शन है 1 हीलियम बराबर 1 मोल से 3 गुना अधिक है। दूसरा ऑप्शन है 1 कार्बन के 1 मोल हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान है। ऐसे तो इसका उत्तर यही होगा, क्योंकि 1 मोल कार्बन 1 मोल हीलियम के में जो मौजूद परमाणु की संख्या होती है वो समान होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 2। और ऑप्शन तीसरा भी देख लीजिए कि कार्बन में 1 मोल में हीलियम के 1 मोल की परमाणु की संख्या का 1/3 होता है, ये भी गलत है। कार्बन में 1 मोल और हीलियम में 1 मोल का 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ये भी गलत है। ये हमेशा याद रखिए कि 1 मोल चाहे कार्बन हो वो भी बराबर होगा 1 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल नाइट्रोजन के, चाहे 1 मोल मरकरी हो Mg, चाहे 1 मोल हो H2O, जितने भी हैं सभी के 1 मोल हमेशा बराबर होते हैं। ये अब हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उसने 161 रुपये में बेच दिया। तो दीप्ति को कितने % की हानि हुई? 175 का खरीदा उसने और 161 में बेच दिया, यानी उसे कितने में घाटा लगा? तो 14 रुपये का घाटा लगा। तो 14 रुपये का घाटा लगा तो हमेशा क्रय मूल्य पर लगता है, यानी 175, और परसेंटेज निकालना हमें 100 से गुणा करेंगे। 25 से काटेंगे 7 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 7 से काटेंगे 2 बार, 2 का गुणा हम 4 से करेंगे हो जाएगा 8% का उसे घाटा लगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 8%। हमसे पूछा गया है कि दीप्ति को कितने % की हानि हुई, यानी 8% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। इस दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा? तो इसे हम हल करते हैं। पहले लिखेंगे सतीश यहाँ,
उसके बाद लिखेंगे किरण यहाँ, उसके बाद लिखेंगे राहुल। यह जब पूरा 900 मीटर दौड़ लेता है सतीश, तो इसे 270 मीटर से हराता है। इसमें अगर हम 270 घटाएंगे तो आ जाएगा, 270 घटाएंगे तो आ जाएगा 630, 630 आएगा। कह रहा है जो सतीश है वह किरण को 270 मीटर से हराता है, यानी अगर यह 900 मीटर दौड़ेगा तो यह दौड़ेगा 630। और वही कह रहा है कि राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। तो अगर सतीश 900 मीटर दौड़ता है तो 340 अगर हम घटा देंगे, इसमें से 340 घटाएंगे तो आ जाएगा 560। यानी अगर सतीश 900 मीटर दौड़ता है तो राहुल दौड़ेगा 560। तो इसे हम लिखेंगे 560। कह रहा है कि अगर सतीश 900 मीटर दौड़ा, राहुल 560। हमसे प्रश्न में कह रहा है कि किरण राहुल से को कितने मीटर से पराजित करेगा। तो हम इसका पहले अनुपात निकाल ले रहे हैं। 0 से 0 काट देंगे, 7 से काटेंगे 9 बार और 7 से काटेंगे 8 बार। हमें इसे मतलब किरण को जो है वो हमें 900 मीटर दौड़ाना है। तो इसमें हम अगर 100 का गुणा करेंगे, 9 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम 8 में भी 100 से गुणा करेंगे। तो जो किरण है वो 900 मीटर पूरी दौड़ा, उतने ही समय में राहुल 800 मीटर दौड़ा। यानी किरण ने राहुल को कितने मीटर से हराया, तो 100 मीटर से हराया। और यही हमसे प्रश्न भी कह रहा है कि किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित किया, यानी 100 मीटर से हराया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 100 मीटर जो है उसे राहुल को किरण ने पराजित कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। तो इसका हो जाएगा कस्क्यूटा। यही जो है वही इसका सही उत्तर है, यानी जो कस्क्यूटा है वही पौधों को पोषण प्राप्त करता है, परजीवी है यह एक। इसे आप लोगों को याद करना ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सही चित्र को चुनें जो प्रश्न चिन्ह की जगह ले सकता है। यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है इसमें कौन सी जगह लेगा, आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए। यहाँ है, पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन ए है, तीसरा ऑप्शन ए है और चौथा ऑप्शन ए है। आप लोग देख रहे हैं ये जो फिगर है इस प्रकार से उस नीचे बन गया है, यानी फिगर ऐसे बन गया है। तो हम ये जो फिगर है इसे हम ऊपर से बनाएंगे, यानी जो ये वाला है वो तो नीचे रहेगा, ये पूरा रंगा हुआ है। एक मिनट, अब वहाँ रंग के आपको लोग को दिखाते हैं। और ये वाला जो है वह खाली है, और जो फिगर बनेगा यह ऊपर चला जाएगा। जिस प्रकार यह नीचे चला आया है यह इस प्रकार ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग जो दूसरा फिगर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वाला, यही फिगर इस प्रकार से बना हुआ है, तो यही इसका उत्तर होगा, यानी जो दूसरा फिगर है यही इसका सही उत्तर है। आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन तीसरे में दिया गया है। ये भी आप लोग वहाँ सतर्कता बनाएंगे, जितना सतर्क से आप विकल्प को देखेंगे, प्रश्न हल करेंगे, उसके साथ सतर्क से विकल्प को देख के सही उत्तर का विकल्प चुनेंगे, वही आपको अच्छे मार्क्स देगा। यानी इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 तीसरे में दिया गया है, तो तीसरा ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक, यहाँ खाली जगह दिया गया है, उसके बाद लिख रहा है कि एक मुसलमान संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। तो पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है नसरुद्दीन चिराग देहवली, तीसरा है शेख सलीम चिश्ती और चौथा है बाबा फखरुद्दीन। तो इन चारों ऑप्शन में जो तीसरा है शेख सलीम चिश्ती, वही रहते थे
फतेहपुर सीकरी में, यानी इसका जो तीसरा होगा वह सही उत्तर होगा। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे, वहीं फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु खरीदा और उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? तो कोई वस्तु है वो अगर वो 60 रुपये में खरीदा यानी CP, और हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो हम इसे दो प्रकार से हल करते हैं। या तो इसे सीधा 125% निकाल ले रहे हैं, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, इसे काटेंगे 15 बार, और 15 का गुणा 5 में करेंगे आएगा 75। यह तो मतलब सीधे सीधे यह एक तरीका है, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। 75 इसका सही उत्तर होगा। एक और तरीका है कि 60 का हम 25% लाभ है, 25% पहले निकालेंगे, तो इसे काटेंगे 4 बार, 25 का 25, 25 चौका 100, 4 से इसे काटेंगे 15, यानी 60 का जो है वो 15% लाभ पर बेचा गया, तो 60 और 15% लाभ पर बेचा गया यानी 75। आप दोनों तरीका में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीके से हल कर सकते हैं, और इसका उत्तर होगा 75, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब है? ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसका जल प्रतिबिंब है, यानी यहाँ पर दर्पण रखा जाएगा, यहाँ पर जल रखा जाएगा। यह फिगर कैसे बनेगा? तो यह फिगर जो ऑप्शन नंबर 1 है उसी प्रकार बनेगा, यही इसका सही उत्तर है। बी वाला नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो फिगर है इसके अंदर वृत्त के अंदर वह किनारे पर सटा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो वह दूसरे की तरफ सटा हुआ है। और यह वाला फिगर नहीं बन सकता, क्योंकि यह जो फिगर वह नीचे बनेगा, इस साइड बनेगा, और यह नीचे बनेगा। और यह डी वाला भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है यह दूसरे साइड बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका यही सही है। और आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प जो है ऑप्शन नंबर ए वो बी में दिखाई गया है, मतलब दूसरे में ऑप्शन नंबर ए है। यही सतर्कता आप बना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को अब हल करते हैं, तो आप विकल्प पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अब NCERT की प्रश्न पूछ रहा है वह विकल्प इसी प्रकार दे रहा है कि पहले में डी देगा, दूसरे में सी देगा, चौथे में ए देगा, उसी प्रकार से, तो यह गलत होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो आप लोग प्रश्न हल करेंगे और उतनी ही सतर्कता से आप विकल्प को भी देखेंगे, जिसमें विकल्प में जो प्रश्न आप हल करेंगे, जिस विकल्प में दिया गया है वही आप टिक करेंगे। तो इसका जो है दूसरे में ए दिया गया है, इसलिए दूसरा ये इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है? तो पश्चिमी जो तट है वो उसमें पवन ऊर्जा उच्चतम होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है, तो 1 सेकंड में 333 मीटर दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशांति। ऑप्शन नंबर जो 4 है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल दिया गया है 54, इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया वो मीटर में है। तो मीटर में अगर हम इसे बदलेंगे तो लिखेंगे 54 गुणे 5/18, ये तो हो गया चाल, बराबर दूरी। एक तो दूरी है लंबी ट्रेन की,
एक तो दूरी है लंबी ट्रेन की 150 मीटर और वो साथ ही प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म की दूरी हम x मान ले रहे हैं क्योंकि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ये टोटल दूरी होगी। उसके बटे लिखेंगे 42 सेकेंड जो कि समय है, दूरी बटे समय। तो हमें x का मान ज्ञात करना है और x प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो हम 18 से काटेंगे 3 बार और 3 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 15 और 15 बराबर होगा 150 प्लस x बटे 42। 42 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से हटाएंगे 42 को, यहाँ करेंगे गुणा तो 15 दूना 30, 15 चौका 60 और 3 63, 630 आएगा। 630 में 150 घटाएंगे क्योंकि इधर प्लस का चिन्ह है, बराबर की इस पार आ जाएगा माइनस का, तो 100 जब 30 में हम 150 को घटाएंगे, 1 मिनट, 130 में हम 150 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यहाँ आएगा या 13 हो गया, 13 में से 5 गवा आ जाएगा 8, यहाँ 5 बचेगा, 1 घटाएंगे 4, 480 मीटर जो दूरी होगी वह x का मान होगी और x का मान हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई मानी, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगी वह 480 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है, अरे ऑप्शन नंबर 2 480 मीटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि इससे निश्चित रूप से नीचे दिए हुए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला कथन है कुछ अभिनेता व्यापारी है, तो हम अभिनेता के लिए ए लिखते हैं और व्यापारी के लिए भी लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी व्यापारी बुद्धिमान हैं, यानी जितने भी व्यापारी हैं ये बुद्धिमान हैं, उसके लिए बी लिखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं, तो जितने भी अभिनेता है वह सभी बुद्धिमान हैं यह कह रहा है, जबकि यह फिगर में नहीं है, तो यानी पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी व्यापारी अभिनेता, जितने भी व्यापारी हैं वो सब के सब अभिनेता नहीं है, यानी दूसरा भी निष्कर्ष गलत है, यानी इसका जो उत्तर होगा न तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है न तो 2। ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया गया है न तो एक अनुसरण करता है न तो 2 अनुसरण करता है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है समर्थ 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। पहले कह रहा है सामर्थ्य 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 मीटर दूरी तय करता है, दूरी पर चलता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दूरी पर चलता है। अब वह सामर्थ्य किस दिशा की ओर मुँह किए हुए है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि सामर्थ्य, मान लीजिए यहाँ से सामर्थ्य गया उत्तर की ओर 10 मीटर, फिर कहता है वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 मीटर दूरी चलता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ वह 4 मीटर दूरी चला, फिर कहता वह बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गया। अब कह रहा है सामर्थ्य किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो सामर्थ्य जो है यह पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, क्योंकि अगर आप फिगर बनाएंगे तो ऊपर उत्तर होता है, दाहिने तरफ पूर्व होता है, नीचे दक्षिण होता है और इधर बाएं तरफ पश्चिम होता है, और जो सामर्थ्य है वो इस तरफ गया है तो इसका मुँह पूर्व की ओर है। ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन जो तीसरे में दिया गया है पूर्व, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो इसे आप गिनेंगे तो ये पूरा 11 सीधी रेखाएं आएगी, तो इसका सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न है कि फ्रीडम ट्रेल
एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोस्टन शहर में यह मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा था। क्रिस की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका जो उत्तर है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।